नमस्कार। आज हम राजस्थान की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियों पर एक विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जी, और हमारा मकसद भी यही है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जो न सिर्फ परीक्षा के लिहाज से जरूरी हों, बल्कि जिनसे हमें राजस्थान की विरासत की एक गहरी समझ भी मिले। हाँ, क्योंकि ये व्यक्तित्व अलग-अलग क्षेत्रों से हैं। कोई स्वतंत्रता सेनानी, कोई समाज सुधारक, कोई कला या साहित्य से। सही कहा। तो ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं हैं, ये राजस्थान की पूरी कहानी का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद 1857 की क्रांति से। अमरचंद बांठिया का नाम आता है। हाँ, बिल्कुल। अमरचंद बांठिया जन्म तो बीकानेर में हुआ था 1791 में, पर वो ग्वालियर में बस गए थे। ग्वालियर नगर सेठ कहलाते थे। अच्छा, और 1857 की क्रांति में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की मदद की थी। आर्थिक रूप से अपनी संपत्ति दे दी थी। अच्छा, इसीलिए उन्हें दूसरा भामाशाह कहते हैं। जी हाँ, भामाशाह द्वितीय या 1857 की क्रांति के भामाशाह। पर दुखद ये रहा कि जून 1857 में अंग्रेजों ने उन्हें ग्वालियर में सरेआम फांसी दे दी। ओह, वो राजस्थान से 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी दौर के आसपास डूंगजी जवाहर जी में भी जिक्र आता है सीकर से। हाँ, डूंगजी जवाहर जी वो काका भतीजा थे, लोक नायक माने जाते हैं। डूंगजी पहले शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, पर नौकरी छोड़ दी। और फिर वो अमीरों, सेठों, खासकर जो अंग्रेजों का साथ देते थे, उनसे धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। एक तरह का विरोध था उनका। उस जमाने का रॉबिनहुड कह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। डूंगजी को उनके साले भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। हाँ। आगरा किले में कैद थे। लेकिन जवाहर जी ने छुड़वा लिया था। जी, जवाहर जी ने अपने साथियों लोटिया जाट और कर्णा मीणा की मदद से उन्हें आगरा किले से छुड़वा लिया था। इनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोक गीतों में गाए जाते हैं। कमाल है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत, जब स्वतंत्रता आंदोलन संगठित हो रहा था, केसरी सिंह बारहट, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम। केसरी सिंह बारहट, जन्म 1872, शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में। वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, कवि और विचारक भी थे। हाँ, वो चेतावनी चुंगटिया वाली घटना तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो केसरी सिंह ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर भेजे। गोपाल सिंह खरवा के हाथों भेजे थे, है ना? जी हाँ, और कहते हैं कि उन सोरठों को पढ़कर महाराणा इतने प्रभावित हुए कि वो दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। सोचिए कलम की क्या ताकत थी। वाकई। और उन्होंने संगठन भी बनाया था, वीर भारत सभा। सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की। ये क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। उन पर कोई मुकदमा भी चला था? हाँ, जोधपुर के एक महंत प्यारेलाल की हत्या के आरोप में उन्हें 20 साल की सजा हुई थी। उन्हें हजारीबाग जेल, जो अब झारखंड में है, भेजा गया था। उनका पूरा परिवार, मतलब भाई बेटा, सब स्वतंत्रता संग्राम में थे। जी हाँ, बिल्कुल। रास बिहारी बोस ने कहा भी था कि भारत में बारठ परिवार ही ऐसा है जिसने देश की आजादी के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया। जब उन्हें बेटे प्रताप सिंह की शहादत की खबर मिली जेल में, हाँ, तो उन्होंने कहा था, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसा कहने के लिए। उनकी किताबें भी महत्वपूर्ण हैं। प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी। जी, और उनके भाई जोरावर सिंह बाराहट। जोरावर सिंह बाराहट केसरी सिंह के छोटे भाई। 1912 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वालों में वो शामिल थे। चांदनी चौक में। जी, निशाना तो चूक गया, पर अंग्रेज सरकार हिल गई थी। वो कभी पकड़े नहीं गए। जिंदगी भर अमरदास वैरागी नाम से छिपकर रहे। अच्छा। और कोटा में निमोनिया से उनकी मृत्यु हुई। उन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। और केसरी सिंह के बेटे प्रताप सिंह बारहट, जिनकी शहादत का आपने जिक्र किया। हाँ, प्रताप सिंह बहुत कम उम्र में, सिर्फ 22 साल की उम्र में शहीद हो गए। वो भी हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। बाद में बनारस षड्यंत्र केस में पकड़े गए। बरेली जेल में उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। क्लीवलैंड वाला किस्सा। हाँ, अंग्रेज अफसर चार्ल्स क्लीवलैंड ने उन्हें कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है, तो मान जाओ, साथियों के नाम बता दो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया?
उन्होंने कहा, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। मेरी माँ रोती है तो रोने दो। मई 1918 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। बारहट परिवार का बलिदान सच में अविश्वसनीय है। चलिए अब जयपुर की ओर चलते हैं। अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी, जन्म 1880, जयपुर, जैन परिवार से थे, पढ़े लिखे थे, इलाहाबाद से बीए किया था। और वो चोमू के जिलाधीश का पद ठुकरा दिया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, और वो कथन बहुत मशहूर हुआ, अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। कमाल है। उन्होंने जयपुर में पहले जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई, जो बाद में अजमेर गई, फिर वापस जयपुर आई, जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से। ये असल में क्रांतिकारियों को तैयार करने का केंद्र था। क्या वो भी किसी क्रांतिकारी घटना में मतलब उनका नाम आया था? हाँ, हार्डिंग बम कांड में उनका नाम आया था, और आरा बिहार में एक जैन महंत की हत्या और लूट के मामले में भी। उन्हें सजा हुई, वेल्लूर जेल, तमिलनाडु भेजा गया। वहां भूख हड़ताल भी की थी उन्होंने? जी हाँ, 70 दिन की लंबी भूख हड़ताल। रिहाई के बाद वो अजमेर में रहे, करीम खान के नाम से, और उन्होंने काकूरी कांड वाले अशफाक उल्ला खां और मेरठ षड्यंत्र वाले शौकत अली को शरण भी दी थी। उनकी किताबें भी याद रखनी चाहिए, शुद्र मुक्ति, परामर्श यज्ञ, मदन पराजय। अच्छा, तो ये तो थे क्रांतिकारी। अब जरा किसान आंदोलनों की तरफ देखें। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, असली नाम भूप सिंह गुर्जर, थे तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास गुथावली गांव के, पर कर्म भूमि राजस्थान बनी। उन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं ना? हाँ, भारत में किसान आंदोलन का जनक उन्हें माना जाता है। वैसे राजस्थान में किसान आंदोलनों का शुरुआती श्रेय साधु सीताराम दास को जाता है। पथिक जी का सबसे बड़ा काम बिजौलिया किसान आंदोलन था। बिजौलिया और बेगू दोनों बड़े आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने किया। वो पहले टॉडगढ़ जेल में थे, वहां से भाग निकले और फिर पूरी तरह किसान आंदोलनों में लग गए। उन्होंने संगठन बनाने पर बहुत जोर दिया। बिल्कुल, 1916 में किसान पंच बोर्ड, फिर 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया। अध्यक्ष भले ही साधु सीताराम दास या मन्ना पटेल रहे हों, पर दिमाग पथिक जी का था। और उन्होंने अखबार भी निकाले थे। जी हाँ, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ बनाया, जो बाद में अजमेर आ गया। वर्धा से राजस्थान केसरी निकाला और अजमेर से नवीन राजस्थान, जिसका नाम बाद में तरुण राजस्थान हुआ। इन अखबारों से किसानों की आवाज दूर तक पहुंची होगी। बहुत। उन्होंने व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नाम की किताब भी लिखी। गांधी जी भी उनके काम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, बाकी लोग बातें करते हैं, पथिक सिपाही की तरह काम करता है। गांधी जी का नाम आया है तो जमनालाल बजाज का जिक्र तो बनता है। गांधी जी के 5वें पुत्र। जी हाँ, जमनालाल बजाज जन्म सीकर के काशी का बास में बड़े उद्योगपति थे, पर सब देश सेवा में लगा दिया। 1919 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने उन्हें अपना 5वां पुत्र कहा था। उन्हें राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं। हाँ, और वो खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। इसका क्या मतलब था? वो कहते थे, पहला गुलाम भारत, दूसरा देसी रियासतें, तीसरा सीकर यानी उनका अपना इलाका, और चौथे गुलाम वो खुद। ये उनकी विनम्रता थी। उन्होंने 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम और 1925 में चरखा संघ की स्थापना की। राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग उठाने वालों में वो प्रमुख थे। चलिए अब जैसलमेर चलते हैं। सागरमल गोपा, उनकी शहादत की कहानी बड़ी दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक। सागरमल गोपा, जन्म 1900, जैसलमेर। उन्होंने वहां के शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, किताबें लिखीं, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने। एक और थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। हाँ, इन किताबों से रियासत तिलमिला गई। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1941 में जेल में डाल दिया। और जेल में ही? हाँ, अप्रैल 1946 में जेलर गुमान सिंह ने उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। बहुत बर्बरता थी। ओह, जांच के लिए कोई आयोग बना था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बना था, पर हुआ कुछ नहीं। उनकी शहादत के बाद जैसलमेर में नारा लगा, खून का बदला खून। इसने आंदोलन को और तेज कर दिया। बहुत दुखद। अच्छा, अब कुछ समाज सुधारकों की बात करते हैं, खासकर जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में काम किया। गोविंद गिरी, जन्म 1858, डूंगरपुर के पास एक बंजारा परिवार में। उन्होंने भीलों के बीच सामाजिक और धार्मिक सुधार का काम शुरू किया। 1883 में सिरोही में संप सभा बनाई। संप सभा मतलब?
संप का मतलब होता है एकता, भाईचारा। तो ये भीलों को एकजुट करने, उनमें शिक्षा और अच्छे संस्कार लाने की सभा थे। उनका मुख्य केंद्र मानगढ़ पहाड़ी था, बांसवाड़ा में। और मानगढ़ हत्याकांड? हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का बड़ा जलसा हो रहा था। हजारों भील जमा थे। अंग्रेजी और रियासती फौजों ने उन्हें घेर लिया और गोलियां चला दी। कितने लोग मारे गए थे? कहते हैं करीब 1550 भील मारे गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाया था उसे भगत आंदोलन कहते हैं। इसी तरह का काम मोतीलाल तेजावत ने भी किया, एक ही आंदोलन। जी हाँ, मोतीलाल तेजावत उदयपुर के कोलियारी गांव के थे, ओसवाल परिवार से। उन्होंने भी भीलों और गरासियों को जागीरदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जगाया। 1921 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन शुरू किया। उन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते थे। हाँ, आदिवासियों का मसीहा या बावजी। उनके साथ भी एक दुखद घटना जुड़ी है, नीमड़ा हत्याकांड। वो क्या था? 7 मार्च 1922 को गुजरात के विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में भीलों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था। वहां पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। तेजावत जी का नारा क्या था? उनका नारा था, न हाकिम न हुकुम, मतलब हम किसी जालिम हाकिम को या उसके हुक्म को नहीं मानेंगे। इन आंदोलनों ने राजस्थान के बड़े हिस्से को जगा दिया। अब जरा राजस्थान के एकीकरण और उसके बाद की राजनीति के कुछ चेहरों को देखते हैं। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, जन्म 1899, जोबनेर, जयपुर। उनका सबसे बड़ा योगदान शायद शिक्षा के क्षेत्र में है, वनस्थली विद्यापीठ। हाँ, निवाई के पास। जी, 1935 में उन्होंने अपनी बेटी शांताबाई की याद में जीवन कुटीर शुरू किया था, जो आज इतना बड़ा महिला शिक्षा का केंद्र बन गया है, वनस्थली विद्यापीठ। और राजनीतिक रूप से वो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। जब राजस्थान बन रहा था तब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में जब चुनाव हुए तो टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। शास्त्री जी का वो जेंटलमैन एग्रीमेंट भी था। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ उनका एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसके तहत जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से अलग रहा। ये थोड़ा विवादास्पद भी रहा। उनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। एक और बड़े नेता जयनारायण व्यास, जोधपुर से, शेर राजस्थान। जयनारायण व्यास वाकई शेरे राजस्थान। उन्हें लक्कड़ का फक्कड़ और धुन के धनी भी कहते थे। मजबूत इरादों वाले। 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई। पत्रकारिता में भी बहुत काम किया उन्होंने। हाँ, तरुण राजस्थान के संपादक रहे। बंबई से अखंड भारत दैनिक निकाला और सबसे खास बात, राजस्थानी भाषा का पहला अखबार आगीबाण निकाला, ब्यावर से। आगीबाण मतलब अग्रीबाण। जी, और उन्होंने पोपा बायरी पोल और मारवाड़ की अवस्था जैसी छोटी किताबें लिखकर जोधपुर रियासत की पोल खोली। वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के जो मनोनीत भी रहे और बाद में निर्वाचित भी हुए। अच्छा, और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। उनके समय में काफी विकास कार्य हुए। चलिए अब थोड़ी बात कला, साहित्य और संस्कृति की करते हैं। इतिहास और पुरानी लिपियों के ज्ञाता गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जन्म 1863, सिरोही के रोहिड़ा गांव में। बहुत बड़े इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता। उनका ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपिमाला तो आज भी मतलब एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है पुरानी लिपियों को समझने के लिए। उन्हें अंग्रेजों से राय बहादुर और विद्वानों से महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी। और लोक कथाओं को सहेजने वाले विजयदान देथा बिज्जी। विजयदान देथा बिज्जी, जन्म 1926, बुरुंडा, जोधपुर। उन्होंने राजस्थानी लोक कथाओं को एक नया जीवन दिया। उनकी बातारी फुलवारी के 14 खंड हैं, अद्भुत संग्रह है। बुरुंडा में रूपायन संस्थान भी उन्होंने शुरू किया था, कोमल कोठारी के साथ मिलकर। जी हाँ, कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना की, जो लोक कलाओं और साहित्य के संरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। बिज्जी की कहानियों पर फिल्में भी बनी। हाँ, दुविधा पर मणिकौल ने और पहेली नाम से अमोल पालेकर ने। सही,
उन्हें साहित्य अकादमी, पद्मश्री, राजस्थान रत्न कई सम्मान मिले। मांड गायकी की बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई का नाम आता है। अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर की शान, जन्म 1902। उन्होंने केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश गीत को अमर कर दिया, पूरी दुनिया में राजस्थान की पहचान बना दिया। उन्हें पद्मश्री मिला था? जी, 1982 में पद्मश्री मिला और 1983 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी ने उन्हें कोर्ट सिंगर अवार्ड दिया था। कमाल की गायिका थी। अच्छा, अब जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उन्होंने रामचंद्र शर्मा, जो एक कारीगर थे, उनके साथ मिलकर 1969 में एक सस्ता और बहुत कारगर कृत्रिम पैर विकसित किया, जिसे जयपुर फुट कहते हैं। हाँ, इसने लाखों दिव्यांगों की जिंदगी बदल दी। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्मान मिले। और ब्लू पॉटरी के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, जन्म 1922, सीकर के मऊ गांव में। उन्होंने जयपुर की ब्लू पॉटरी को एक नई पहचान दी, उस पर खास तरह की चित्रकारी करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर किया। उन्हें शिल्प गुरु भी कहते हैं। 1974 में पद्मश्री मिला। इन सब लोगों के बारे में बात करके लगता है कि राजस्थान की धरती कितने रत्नों से भरी पड़ी है। हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, समाज सुधार हो, राजनीति हो, कला, साहित्य, विज्ञान, हर जगह इन लोगों ने न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश का मान बढ़ाया है। तो इन सारी बातों का, इन सारे योगदानों का आज के समय में क्या महत्व है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि व्यक्ति अपने संकल्प और मेहनत से कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इन लोगों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के लिए सोचा और काम किया। हाँ, ये बात तो है। चाहे वो सागरमल गोपा हों जिन्होंने जान दे दी, या पथिक जी जिन्होंने किसानों को संगठित किया, या सेठी जी जिन्होंने कृत्रिम पैर बनाया। जी, इनकी कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये प्रेरणा है। आज की पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि उनका वर्तमान किन नींवों पर खड़ा है। तो एक सवाल मन में आता है कि क्या आज के दौर में भी ऐसे ही नेतृत्व या समर्पण की जरूरत है, और अगर हाँ, तो वो किन रूपों में दिख सकता है? शायद ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हर दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने नायक। शायद इन महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेकर ही आज के युवा अपने अपने क्षेत्र में देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का रास्ता खोज सकते हैं। ये विचार